हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 सातत्य तथा अवकलनीयता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा अवकलनीयता। इससे पहले वाले टॉपिक सातत्य को हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी इससे पहले वाली वीडियोज़ में, तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका था सातत्य वाला। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट अवकलनीयता स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जितने भी हमारे टॉपिक दे रखे हैं सब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ही दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक बिंदु पर अवकलनीयता क्या होती है। अगर हम एक कोई गिवन पॉइंट है और हम पूछ रहे हैं कि दिया गया फलन इस दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं है, इसकी जांच करके बताइए, तो उस काम को हम कैसा पूरा करके बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम यदि हेडिंग की बात करें तो हेडिंग होती है एक बिंदु पर अवकलनीयता। एक बिंदु पर अवकलनीयता जिसे हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट। तो जब भी हमें दिए गए फलन की किसी दिए गए बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करके बतानी है तो कैसे करेंगे। मान करके चलें f एक वास्तविक मान फलन दे रखा है, रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखा है f, जिसके डोमेन में एक बिंदु c बिलोंग करता है और उस बिंदु c पर ही हमें इस वास्तविक फलन f के अवकलनीयता की जांच करके बतानी है। तब दिया गया फलन इस दिए गए बिंदु c पर अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा, यदि लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी बटे h का मान परिभाषित है। अगर हम ये लिमिट वाली जो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे h का मान अस्तित्व में है, तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय कहलाएगा। और यदि यह अस्तित्व में नहीं आता है, मान परिभाषित नहीं होता है, तो फिर दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय नहीं होगा। साथ ही अगर हम जनरल केस की बात करें तो ये f का अवकलज हमें निकाल करके बताना है। f का जो अवकलज होता है, यदि हम बिंदु c पर पढ़ रहे हैं तो उसे f डैश c से प्रदर्शित करके बताते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला होता है अभी जो हमने ऊपर वैल्यू कैलकुलेट की थी उसी के द्वारा ही वह मान दिया जाता है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच। यह प्रथम सिद्धांत होता है जिसे आप क्लास 11th में भी थोड़ा पढ़ चुके हैं। प्रथम सिद्धांत से क्लास 11th में आपको कुछ फलनों के अवकलज ज्ञात करने सिखाए गए थे। तो इसी तरीके से यहाँ ज्ञात करके बताना है हमें अवकलजों के मान, साथ ही हम कुछ नए फॉर्मूलेज भी यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ये सबसे पहले तो हो जाता है एक बिंदु पर अवकलनीय यदि दिया गया फलन प्रथम सिद्धांत वाले मान पर परिभाषित है, उस मान को वह परिभाषित प्राप्त कर लेता है। साथ ही ये जो मान यदि परिभाषित आता है तो इसी मान को ही हम उस बिंदु पर उस फलन का अवकलज कहते हैं। यदि हमें बिंदु सी नहीं दे रखा है बल्कि हमें जनरल केस में दिए गए फलन का अवकलज ही ज्ञात करके बताना है, साथ ही चेक करना है क्या वह अवकलनीय है, तो हम यहाँ एफ डैश सी की जगह से एफ डैश एक्स भी लिख करके बता सकते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच। अब जहाँ सी थे वहाँ सभी जगह हम एक्स लगा करके काम को करेंगे अपॉन में एच। तो इस प्रकार दिया गया फलन बिंदु सी पर अवकलनीय होगा यदि यह लिमिट अस्तित्व में है। लेकिन कुछ फलनों में मान दो रूपों में बांट करके दे रखे होते हैं, तो उन दो केसेस के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे हम कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ज्ञात किया करते हैं, ऐसे ही यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी ज्ञात करके बताते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई भी फलन अवकलनीय है बिंदु सी पर, f बिंदु सी पर अवकलनीय यदि हमें जांच करके बतानी है तो उस जांच के लिए एक क्राइटेरिया और होता है कि दिया गया फलन अवकलनीय होगा यदि लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे h अस्तित्व में है। जो अभी हमने ऊपर मान लिखा था, एक तो वह मान अस्तित्व में होना चाहिए है, साथ ही यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान निकाल रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव निकाल रहे हैं, तो वह मान c प्लस एच माइनस एफ सी
बटे एच का मान। साथ ही राइट हैंड डेरिवेटिव को लिख करके बताते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 पॉजिटिव से एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच से। यदि ये दोनों डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर आ जाते हैं तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय कहलाएगा। साथ ही ये जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है वहाँ h का मान 0 से छोटा होता है। 0 से छोटे होने का मतलब है यह मान ऋणात्मक होगा। इसीलिए इस लिमिट को इजीली कैलकुलेट करने के लिए हम इसे बदल करके यदि हम 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव वाले मान को यहाँ से हटा दें, केवल लिखें लिमिट h टेंस टू 0, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को लिखेंगे h को माइनस एस से बदल लेने पर, क्योंकि h का मान ऋणात्मक प्रदर्शित किया जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे c माइनस एच माइनस में एफ सी बटे में माइनस के एच। ये हो जाता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान, जबकि h का मान 0 से छोटा दिया गया हो। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव की यदि बात करें तो h 0 से बड़ा होता है। 0 से बड़े होने का मतलब है धनात्मक मान है, तो जितना भी मान है उसे सीधे सीधे रख देना है, चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे एच। तो आप इन फॉर्मूलोज का इस्तेमाल कर सकते हैं दिए गए फलन की किसी भी बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करने के लिए कि वह दिए गए बिंदु पर अवकलनीय है या नहीं है। यदि इनके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगा तो दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलनीय होगा। अब यदि बात करें अंतराल में अवकलनीयता की, किसी भी इंटरवल में डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं है, तो फिर से हम मान करके चलें f कोई वास्तविक मान फलन हमें दिया गया है। तो यहाँ हमने लिख लिया है फलन में अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, माना f एक वास्तविक मान फलन है। साथ ही हमें इंटरवल का मान दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल में a टू b। तो फलन अंतराल a टू b में अवकलनीय कहा जाएगा यदि वह इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। यदि किसी एक बिंदु पर वह अवकलनीय नहीं है तो वह दिए गए अंतराल में अवकलनीय नहीं कहा जाएगा। तो इस तरीके से एक फलन को अपने इंटरवल में अवकलनीय होने के लिए उसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होना अनिवार्य होता है। साथ ही इनके ये जो अंत्य बिंदु दिए गए होते हैं a और b, यदि हम इनकी अवकलनीयता की जांच करके बताते हैं, जैसे कि हम बाकी सभी बिंदुओं पर तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कैलकुलेट करते हैं, लेकिन a के लिए यदि हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो उसका मतलब होगा a से छोटा मान, और a से छोटे मान के लिए फलन हमें परिभाषित नहीं दे रखा होता है। तो इसीलिए जब भी हम इनके एक्सटीरियर पॉइंट्स पर, एक्सट्रीम पॉइंट्स पर इनकी डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करते हैं तो केवल a के लिए निकाल करके बताते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव वाला मान एफ एक्स माइनस में एफ ए बटे एक्स माइनस ए का मान, जिसे हम दूसरे रूप में लिमिट h टेंस टू 0 में लिख रहे थे। और इसी तरीके से यदि b की बात करें तो b के लिए b से थोड़ा बड़ा मान लेने पर फलन परिभाषित नहीं होगा, केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो हम वहाँ निकाल पाएंगे, इसका हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट नहीं करके बता पाएंगे। तो इसीलिए इस मान के लिए भी यहाँ तो हम लिखेंगे a नेगेटिव, a से छोटे मान के लिए फलन परिभाषित नहीं है, और यहाँ b से बड़े मान के लिए फलन परिभाषित नहीं होगा। लिमिट x टेंस टू b पॉजिटिव वाला हम मान फाइंड आउट नहीं करके बता पाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी यदि हमें फलन दे रखा है वह दिए गए इंटरवल में अवकलनीय होगा यदि यह इसके प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है। साथ ही अगर क्लोज्ड इंटरवल की जगह हमें ओपन इंटरवल दे रखा है तो ओपन इंटरवल में अब हमें a और b वाले पॉइंट्स भी नहीं लेने होते हैं। तो a और b वाले पॉइंट नहीं लेने हैं तो इनकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उन पर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट नहीं करना होता है। तो हमें केवल चेक करना है ओपन इंटरवल में कि इसके बीच में आने वाले सभी बिंदुओं पर फलन अवकलनीय है या नहीं है। यदि प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय है तो फलन दिए गए अंतराल में अवकलनीय कहा जाएगा। अब इन सारे प्रोसीजर्स को, इन सारे फॉर्मूलेस को हम थोड़े क्वेश्चन की मदद से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स माइनस एक एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एक्स बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। वहाँ पर आपको दिए गए बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करके बतानी है। तो जब भी हमें एक बिंदु पर अवकलनीयता की जांच करके बतानी है तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मान निकालेंगे। यदि वे दोनों बराबर आते हैं तो फलन अवकलनीय कहा जाएगा, और यदि ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो फलन अवकलनीय नहीं कहा जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें एफ एक्स का मान दे रखा है, एफ एक्स बराबर दिया गया है मॉड में एक्स माइनस 1, और यहाँ सी का जो मान दे रखा है वह 1 पर हमें अवकलनीयता की जाँच करके बतानी है।
जब भी फलन मॉड में दे रखा होता है तो हम उसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक बार प्लस एक्स के रूप में, अर्थात x माइनस 1 जैसा मान है वैसे का वैसा। एक बार माइनस एक्स के रूप में माइनस लगा करके दिए गए मान को लिख लेना। जबकि x का मान जिस भी बिंदु पर यह ब्रेक हो रहा है, यदि x माइनस 1 को हम 0 के बराबर रखेंगे तो वहाँ से x का मान हमें मिलेगा 1 के बराबर। तो 1 से ही हम ब्रेक करेंगे। जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर है तो वह धनात्मक होगा, और जब यह मान 1 से छोटा होगा तो यह मान हमें ऋणात्मक रूप में मिल रहा होगा। साथ ही यदि हम माइनस की गुणा अंदर कर लेते हैं तो x माइनस 1 और यहाँ माइनस की गुणा कर लेने पर 1 माइनस एक्स ये हमें मिल जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 1 और x इज़ लेस देन 1। साथ ही जब भी हम फलन में डेरिवेटिव का मान निकालेंगे तो हमें एफ सी की ज़रूरत पड़ेगी, और सी का मान हमें 1 दे रखा है तो हम f1 भी कैलकुलेट कर लें साथ की साथ। और जब भी इसका मान 1 के बराबर है तो बराबर 1 के लिए हमें फलन का इस्तेमाल करना है x माइनस 1। x की जगह 1 रख लेने पर आंसर हमें मिल जाएगा 0। इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला था लिमिट h टेंस टू 0। हम लास्ट वाली लाइन को इस्तेमाल कर लें, चाहे इससे ऊपर वाली लाइन को इस्तेमाल कर लें। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऊपर वाले फॉर्मूले से समझ लें, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से आपको समझा देंगे। तो यदि हम ऊपर वाले फॉर्मूले की बात करें तो लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बटे में h, यह मान बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। अब c की जगह c का मान लगा लेने पर c का मान है 1 प्लस h माइनस f1 बटे में h, यही मान बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव। अब यहाँ h प्रदर्शित कर रहे हैं 0 से छोटे मान को, और जब यहाँ 0 से छोटा मान अर्थात ऋणात्मक मान रखेंगे तो 1 में से कुछ घटा करके प्राप्त होगा। 1 से कुछ घटाने का मतलब है यह 1 से कम हमें मिल रहा होगा, और जब भी हमें x का मान 1 से कम लेना है तो फलन इस्तेमाल करना है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का मान, और x का मान यहाँ है 1 प्लस h के बराबर। माइनस की जगह माइनस और f1 का मान 0 रख लेने पर, फिर से इस लाइन को हम दोबारा से समझ लें। यहाँ h का मान 0 नेगेटिव प्रदर्शित किया जा रहा है, अर्थात h का मान 0 से छोटा है, ऋणात्मक है। यदि हम h का यहाँ कोई ऋणात्मक मान रखेंगे तो 1 में से हमें घटा करके उसे हल करना पड़ेगा। जब 1 में से कुछ घटा रहे होंगे तो वह कहा जाएगा कि 1 से छोटा है, और 1 से छोटे के लिए फलन लेना है 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स की जगह x का मान और बटे में h, ऐसे का ऐसा। इन्हें थोड़ा आगे हल करें तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, 1 से 1 कट जाएगा और माइनस के h ऊपर बच जाएंगे और बटे में h बच रहे होंगे। कैलकुलेशन से हमें मिलेगा LHD का मान -1 के बराबर। अब ऐसे ही कैलकुलेट करके बताएंगे RHD का मान, और फॉर्मूला लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव FC प्लस h माइनस FC बटे h। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं RHD। तो RHD के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया है, साथ ही C का मान हमें 1 दे रखा है तो C की जगह पर 1 रख लेने पर लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव f1 प्लस h माइनस f1 बटे में h, जो कि बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ा है, अर्थात धनात्मक मान है। यदि 1 में हम कोई धनात्मक मान जोड़ रहे होंगे तो आंसर हमें 1 से बड़ा मिल रहा होगा। जब 1 से बड़ा है तो फलन लेना है x माइनस 1, x की जगह लगाएंगे 1 प्लस h और माइनस में 1। ऐसे ही माइनस f1 का मान अभी हमने पीछे निकाला था 0 और बटे में h, ऐसे का ऐसा। प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव h बटे h, और यहाँ कैंसिल कर लेने पर इनका आंसर आ जाएगा 1। तो अभी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, उसका आंसर -1 आ रहा था और इसका आंसर +1 आ रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। जब दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो f(x) बराबर 1 पर दिए गए बिंदु पर अवकलित नहीं होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही आप एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देख सकते हैं, f(x) इक्वल मॉड x, जहाँ x रियल नंबर से बिलोंग करता है। x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय नहीं होगा, यह भी आप जांच करके उन्हें बता सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रोसीजर से उस क्वेश्चन को करके बताना है। फिर से वहाँ आपको एक आंसर -1 और एक आंसर +1 मिलने वाला है। आपको दोनों डेरिवेटिव इक्वल नहीं मिलेंगे, इसीलिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
x इक्वल 1 पर अवकलित है, साथ ही f डैश 1 भी ज्ञात करके बताइए। तो अब यहाँ जो भी हमें फलन दे रखे हैं उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें LHD का मान लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0। अब नेगेटिव पॉजिटिव को हटा देंगे क्योंकि जो नेगेटिव पॉजिटिव वाले फॉर्मूले होते हैं कई बार वहाँ कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है, कब 0 से बड़ा कब 0 से छोटा लेना है, कब फलन के लिए कौन सा मान लगा करके बताना है। ये जो फॉर्मूले होते हैं इनमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है, सीधे सीधे हमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी होती हैं और वैल्यूज़ कैलकुलेट करके बतानी होती हैं। तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से करेंगे। FC माइनस एच माइनस में FC बटे में माइनस के h। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 FC प्लस h माइनस FC बटे में प्लस का h। ये दोनों फॉर्मूलेज आपको इस्तेमाल करने हैं सभी क्वेश्चंस में। अब यहाँ जो fx का मान दे रखा है वो x की घात 2 दे रखा है और जो बिंदु दिया गया है वह 1 दिया गया है। तो अब हमें यहाँ FC की जरूरत पड़ने वाली है। FC का मान 1 रख लेने पर यहाँ मिलेगा 1 का वर्ग बराबर 1। इसके बाद हम कैलकुलेट करके बताएं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h, और c का मान कितने के बराबर है 1 के बराबर। तो f 1 माइनस h, माइनस में फिर से c की जगह 1 लगा लेंगे और बटे में माइनस के h। तो फॉर्मूले में हमने c की जगह c का मान यहाँ रख लिया है। इसके बाद यदि हम यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से जो हमें fx दे रखा है उसके हिसाब से इन्हें कैलकुलेट करें तो fx बराबर है x का वर्ग, जो भी x का मान है उसका वर्ग हमें लिख करके बताना है। तो 1 माइनस h का वर्ग माइनस में f1 का मान 1 के बराबर है और बटे में माइनस h। इन्हें कैलकुलेट करने के लिए यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को हम ओपन कर लें तो यह मान बराबर होंगे लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस में 2h, और माइनस का जो 1 है वो ऐसे का ऐसा ही हम लिख करके चलेंगे। यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो रहे हैं, साथ ही अब जो वैल्यूज़ बच रही हैं उनमें से हम h कॉमन लेकर के बता सकते हैं। तो इन दोनों में से h कॉमन ले लेने पर यह मान बराबर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर h कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा h माइनस 2 और यहाँ बटे में बच रहा है माइनस के h से h भी कैंसिल हो रहा है। h की जगह पर 0 लगा लेने पर, एक तो माइनस है यहाँ बाहर तो माइनस लगाएंगे और h की जगह 0 रख लेने पर आंसर हमें मिल जाता है 2 के बराबर। तो ये हो जाती है हमारी LHD की कैलकुलेशन। बिल्कुल ऐसे ही RHD की कैलकुलेशन भी कर लें। तो RHD के लिए फॉर्मूला था लिमिट h टेंस टू 0 FC प्लस h माइनस FC बटे h, FC प्लस h माइनस FC बटे h, और c का मान हमें 1 के बराबर दे रखा है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटे h के बराबर होगा, जो कि बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0। अब fx का मान बराबर है x स्क्वायर के, तो जो भी मान है उसका वर्ग करके लिखना है। f1 का मान हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 1 के बराबर और बटे में h, जो कि बराबर होगा लिमिट h टेंस टू 0। फिर से a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी ओपन कर लें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस का 1 ऐसे का ऐसा ही लिख लेंगे। प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो रहे हैं और बाकी के जो पद बच रहे हैं उनमें से हम h कॉमन लेकर के बता सकते हैं। तो अंदर बचेगा h प्लस 2, h से h कैंसिल हो जाएगा और h की जगह 0 लगा लेने पर हमें आंसर में मिल जाएगा 2। आप देख रहे हैं दोनों की दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आ रही हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू हमें 2 ही मिली है। तो इसीलिए हम लिख करके बताएंगे क्योंकि LHD और RHD दोनों ही 2 के बराबर आ रही हैं दिए गए बिंदु x बराबर 1 पर। इसका मतलब है जो हमें फलन f दे रखा है वह x बराबर 1 पर अवकलनीय है, और यही हमें सिद्ध करना था कि वह अवकलनीय है। साथ ही वे हमसे क्वेश्चन में f डैश एक और पूछ रहे थे। जब भी हमें डेरिवेटिव का मान पूछा जाएगा तो जो हमें सॉल्व करके मिला है वही हमारा आंसर होता है। f डैश 1 का मान आंसर में 2 आ जाएगा। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन f(x) जहाँ x का मान 0 से 3 के बीच में है, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। तो महत्तम पूर्णांक फलन को अवकलनीय नहीं है ऐसा सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ जो f(x) का मान दे रखा है वह महत्तम पूर्णांक फलन के बराबर है। साथ ही जो इंटरवल की वैल्यू दे रखी है वो ओपन इंटरवल दिया है 0 से 3 के बीच में।
यहाँ जब हम x बराबर 1 पर कैलकुलेशन करके बताएंगे तो हमें f1 की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यदि हम महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर पूर्णांक 1 को रखेंगे तो आंसर में पूर्णांक ही हमें मिल जाता है। इसी तरीके से जब भी आप f2 का मान निकाल रहे होंगे तो फिर से 2 पूर्णांक है, इसलिए आंसर में हमें 2 ही मिल जाएगा। महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब होता है यदि इसके अंदर हम कोई मान रख रहे हैं तो आंसर में हमें उसके बराबर या उससे छोटा कोई पूर्णांक आंसर में मिल जाता है। जैसे मान करके चलिए हमें f1.5 का मान निकाल करके बताना है, तो यदि हम महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर इसे रखेंगे तो आंसर में हमें पूर्णांकीय मान लिखना होता है, दशमलव से आगे वाला मान लिखना होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हमें 1 के बराबर मिलेगा। ऐसे यदि हमें f का मान 0.25 दे रखा है तो उसके लिए पूर्णांकीय मान दशमलव से पहले वाला मान जितना भी है उतना ही मिलेगा। तो यदि हम यहाँ एक रिजल्ट देखें कि यदि आपके x का मान 0 और 1 के बीच में कोई भी मान आप लेकर के चल रहे हैं, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, सभी के लिए महत्तम पूर्णांक फलन का आंसर आपको 0 ही मिलेगा। यदि आप x का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा रख रहे हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.9, सभी के लिए आपको महत्तम पूर्णांक फलन का आंसर 1 ही मिलने वाला है। ऐसे ही जब आप 2 से 3 के बीच में रखेंगे तो आपको आंसर 2 मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करके बताएंगे x बराबर 1 पर। जब x बराबर 1 पर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मान निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 बटे में माइनस h, क्योंकि c का मान हमें 1 दे रखा था तो हमने c की जगह यहाँ 1 लगा लिया है, जो कि बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ जो फलन दे रखा है वह महत्तम पूर्णांक फलन है, जो भी मान है उसे महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर रखना है, और f1 का मान हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 1 के बराबर, जो कि बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 में से कुछ घटा रहे हैं, जब 1 में से कुछ घटा करके लिखेंगे तो 0 दशमलव के रूप में कोई आंसर आ रहा होगा। मान के चलो हमने 1 में से 0.1 भी घटा लिए, 1 में से यदि हमने 0.1 भी घटा लिए तो हमें आंसर में 0.9 मिल रहे होंगे। तो इसका मतलब है यहाँ जो आंसर मिल रहे होंगे वह 0 दशमलव के रूप में मिल रहे होंगे। दशमलव के बाद कोई भी अंक हो लेकिन दशमलव से पहले 0 ही आ रहे होंगे, तो इसीलिए इनका जब हम महत्तम पूर्णांक फलन के अनुसार आंसर लिखेंगे तो आंसर हमें लिखना होगा 0। तो इसीलिए इनका आंसर 0 माइनस 1 बटे माइनस h सॉल्व करके हमें मिल जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 बटे h आ जाएगा, जो कि अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि ये जैसे ही हम h का मान 0 लगाएंगे 1 बटे 0 का रूप वहाँ आ जाएगा, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन हम करके नहीं बता सकते हैं, अस्तित्व में नहीं है। इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव भी हम फाइंड आउट करके बताएंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला था लिमिट h टेंड्स टू 0 f(c + h), और c का मान 1 के बराबर है तो f1 + h माइनस f1 बटे h के बराबर, जो कि बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर से fx का मान महत्तम पूर्णांक फलन है तो उसी रूप में इसे लिख लेने पर, और f1 का मान आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यह मान बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 से कुछ बड़ा मान है और h का मान ज़्यादा बड़ा नहीं लेना होता है, दशमलव रूप में मान लेना होता है। तो 1 में यदि हम कुछ जोड़ रहे होंगे तो 1 से थोड़ा बड़ा मान मिल रहा होगा, और 1 से बड़ा मान है तो किस रूप का होगा, 1.01, 1.02, 1.1 या 1.2 के रूप का। तो सभी के लिए आंसर का मान हमें 1 ही मिलने वाला है, तो 1 माइनस 1 बटे h, जो कि बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 में से 1 घटाएंगे 0, और 0 में तो कितने का भी भाग कर लो आंसर हमेशा 0 ही मिल जाता है। आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो अस्तित्व में नहीं थे और राइट हैंड डेरिवेटिव 0 के बराबर आ रहे हैं, अर्थात दोनों के दोनों मान आपस में बराबर नहीं हैं। इसीलिए हम लिखेंगे अतः f(x) बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। बिल्कुल यही कैलकुलेशन आपको करनी है x बराबर 2 के लिए। जैसे हमने 1 के लिए निकाला था वैसे ही 2 के लिए निकालेंगे। जब यहाँ 2 के लिए निकाल रहे होंगे तो 0 की जगह 1 लिखेंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। ऐसे जब यहाँ 2 + h लिख रहे होंगे तो 1 की जगह यहाँ 2 लिखना है। फिर से आपको कैलकुलेशन करके बतानी है क्या वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं। तो फिर से आप यहाँ x बराबर 2 पर सिद्ध कर पाएंगे कि दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर अवकलित नहीं है। तो सेकेंड पार्ट को आप खुद से करके देखेंगे। साथ ही इस एक्सरसाइज से पहले आपको एक थ्योरम और दे रखी है, उस थ्योरम को और पढ़ लें।
प्रमेय दे रखी है, यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर सतत भी जरूर ही होगा। यदि फलन अवकलनीय दिया गया है तो हम इस प्रमेय के अनुसार उन्हें सतत भी लिख पाएंगे, लेकिन पहले इस प्रमेय को हम सिद्ध कर लें। अब अवकलनीय के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया है कि किसी भी बिंदु पर यदि फलन अवकलनीय है तो लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी बटे x माइनस सी का मान वह अस्तित्व में रखता है। पहले अवकलनीयता की डेफिनेशन को लिख लें। माना फलन हमें f दिया गया है, अब यह बिंदु C पर अवकलनीय है, बिंदु C पर अवकलनीय है। जब बिंदु C पर अवकलनीय है तो इसका मतलब है f डैश c का मान बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू c। जब भी हम x टेंड्स टू c के पदों में वह मान निकाल करके बता रहे होंगे तो fx माइनस एफ सी बटे में x माइनस सी द्वारा वह दिया जा रहा होगा, जैसा कि हमने अभी अंतराल वाली अवकलनीयता में पढ़ा था। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे वो h टेंड्स टू 0 में कर रहे थे, तो जहाँ x दिया गया होता है वहाँ उसे हम c प्लस एच से बदल लेते थे। तो जब c प्लस एच से बदल रहे थे तो यहाँ x की जगह c प्लस एच से बदल लेने पर फॉर्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 में हम पढ़ रहे थे। लेकिन बेसिक फॉर्मूला हमारा यही है, f डैश c का मान बराबर होता है लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी बटे x माइनस सी के। जबकि x का मान c के बराबर नहीं है, किंतु x का मान c के बराबर यदि हम नहीं ले रहे हैं उसके लिए fx माइनस एफ सी वाले मान को क्या हम लिख सकते हैं, fx माइनस एफ सी बराबर होगा fx माइनस एफ सी बटे x माइनस सी गुणा में x माइनस सी। दिए गए मान में x माइनस सी का भाग और x माइनस सी की गुणा कर लेने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ ही हम ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यह ऊपर वाला फॉर्म बना करके बताना है, इसीलिए हमने x माइनस सी से गुणा और x माइनस सी से भाग यहाँ कर लिया है। यदि हम दोनों पक्षों में लिमिट x टेंड्स टू c लगा लेते हैं तो इस पक्ष में लिमिट x टेंड्स टू c लगा लेने पर fx माइनस एफ सी, इसी तरीके से इस पक्ष में भी लिमिट लगा लें तो लिमिट x टेंड्स टू c और ब्रैकेट में मान को लिख लेंगे जो भी पूरा मान है x माइनस सी गुणा में x माइनस सी। दोनों पक्षों की लिमिट ले लेने पर लिमिट को यदि हम अलग अलग करके इन्हें सॉल्व करके बताएं तो पहले वाले फलन के साथ अलग लिमिट को लिखेंगे, बीच में माइनस, दूसरे वाले फलन के साथ लिमिट को अलग लिख करके बताएंगे। ऐसे ही यहाँ गुणा में दो फलन दे रखे हैं, इनके साथ लिमिट को अलग लिख लें और इनके साथ लिमिट को अलग लिख लें। तो यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस एफ सी बटे x माइनस सी और गुणा में दूसरे वाले लिमिट को अलग लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c x माइनस सी। इसे और थोड़ा आगे हल करने की कोशिश करें तो लिमिट x टेंड्स टू c fx। साथ ही यदि आप यहाँ मान देखेंगे तो एफ सी किसी कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, यहाँ x तो आ ही नहीं रहे हैं, जहाँ x की जगह हम c लगा सकें तो हमें आंसर में एफ सी ही मिलने वाला है। विल बी इक्वल टू, अब लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी बटे x माइनस सी, यदि आप समीकरण नंबर 1 से देखें तो ये कितने के बराबर है, f डैश c के बराबर है। और गुणा में लिमिट x टेंड्स टू c, यदि हम x की जगह c लगा लेते हैं तो c में से c हटा लेने पर आंसर में हमें कितना मिल जाएगा, 0 के बराबर मिल जाएगा। साथ ही 0 की गुणा किसी भी मान में कर लें तो 0 ही आंसर आता है और इस पक्ष में जो मान चल रहे हैं वो तो लिख ही जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी, यदि एफ सी का पक्षांतर इस तरफ कर लें तो लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ सी। और आपने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में पढ़ लिया है कि कोई भी फलन दिए गए बिंदु पर सतत होता है यदि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स का मान एफ सी के बराबर आ जाए। तो हम यहाँ यही लेकर के चले थे, हमने माना था दिया गया फलन बिंदु c पर अवकलनीय है, तब हमने रिजल्ट प्राप्त किया है कि वह उस बिंदु पर सतत भी होगा। तो यहाँ यह सिद्ध हो जाता है, अतः f x बराबर c पर संतत है। तो यदि कोई भी फलन आपको अवकलनीय दे रखा है तो वह संतत तो अवश्य ही होगा। साथ ही इसमें एक नोट पॉइंट और होता है कि ये जो थ्योरम हमने पढ़ी है इसका विपरीत सत्य नहीं होता है, अर्थात यदि कोई फलन संतत दिया है तो वह अवकलनीय भी होगा, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो अगर एक एग्जाम्पल होता है एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, यह जो फलन होता है वह सभी बिंदुओं पर संतत होता है, संतत फलन होता है। लेकिन यदि आप इसके पीछे रिजल्ट की बात करें एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स के लिए, अभी हमने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, उसमें हमने कहा था यह फलन 0 पर परिभाषित, 0 पर अवकलनीय नहीं होगा।
यह फलन संतत तो होता है लेकिन यह x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं होता है। तो एक फलन यदि संतत है तो वह अवकलनीय होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस प्रमेय का विपरीत सदैव सत्य नहीं होता है। तो ये थ्योरम भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। साथ ही अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।